वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने से पहले आप लोग ने अगर चैप्टर नंबर 3 जो कि है बैंकिंग सिस्टम वो देख लिया होगा तो आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने नहीं भी देखा होगा मैं ट्राई करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बंगाली में सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर जो कि है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम स्टार्ट किया था आपके 1 अप्रैल 1934 में। ये डेट आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1934। आप समझ ही रहे कि ये इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हुआ था। इंडिपेंडेंस से पहले जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था तब ये एक प्राइवेट सेक्टर था, पर हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन मतलब यही होता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में जितने भी बैंक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, डेवलपमेंट बैंक हो, किसी भी तरीके का बैंक हो, वो सब आता है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी बैंक है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सब आते हैं अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब ये पहले स्टार्ट हुआ था 1934 में, तब इसके पहले गवर्नर थे आपके ऑस्वन स्मिथ। अब कोई भी सेक्टर हो या फिर कोई भी जगह हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटी होते हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, वैसे ही आपका आरबीआई का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। आरबीआई एक्ट 1934 में ये लिखा हुआ है चैप्टर 4 सेक्शन 47। तो ये कहां पर है? चैप्टर 4 सेक्शन 47 में ये लिखा हुआ है कि आरबीआई को जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। Since all the profit of RBI goes to the government of India। ये लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 चैप्टर 4 सेक्शन 47 में। क्योंकि आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है और वो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, वो बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, तो उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब जाएगा आपका इंडिया के पास या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई इश्यूज द कॉइन्स ऑफ इंडिया। जितना भी कॉइन बनता है आरबीआई इश्यू करता है, और दूसरे नोट्स भी जितने होते हैं वो सब भी आरबीआई इश्यू करता है। इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि नोट्स कहाँ पर प्रिंट होता है तो 2 जगह में प्रिंट होता है। एक है आपका नासिक जो कि आपके महाराष्ट्र में, और दूसरा आपका दिवास जो कि आपके मध्य प्रदेश में। तो एक प्रिंट होता है आपका नासिक में और एक प्रिंट होता है आपका दिवास में। दोनों जगह काम करते हैं अंडर द आरबीआई। इंडिया में कॉइन्स हो या फिर आपके नोट्स हो, सब कुछ आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ इंडिया ऑफ आरबीआई। तो जैसा मैंने बताया सभी बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई यही देखता है कि कौन सा बैंक कहां पर लोन देगा, कितना ज्यादा लोन देगा, या फिर किसी भी तरीके का करप्शन या फिर बैंकों को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सब देखना आरबीआई का काम है। तो आरबीआई ये सब क्रेडिट कंट्रोल टूल्स यूज करता है ताकि कैश का फ्लो जो है वो सब कंट्रोल हो पाए, किसको कितना कैश मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर कौन सा बैंक काम करता है, ये सब देखने के लिए कुछ कंट्रोल टूल्स है आरबीआई का जो वो हर बैंकों में लगाती है। तो सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात की जाए तो इसका परसेंटेज अभी है 4.65%। ये आप लोग के एग्जाम से जाने से पहले हर बार चेक करना है कि ये चेंज होते रहता है। तो अभी के टाइम पे ये 4.65% है। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए बैंक का नाम है एसबीआई। एसबीआई के पास टोटल जो डिपॉजिट है वो है 10 रुपए। जितने उसके कस्टमर ने डिपॉजिट किए उसके 10 रुपए है, तो उसका 1% आपके आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मतलब 4 रुपए के 4.65% मतलब 4 रुपए 65 पैसा। 4 रुपए 65 पैसा उसको रखना पड़ेगा आरबीआई में।
यही है आपका कैश रिजर्व रेशियो। मतलब दूसरे जो बैंक होते हैं उनमें जितना टोटल डिपॉजिट होता है उसका 1% उनको रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक में या फिर आरबीआई में। तो वही एक बार देख लेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप इन द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द टोटल सेविंग। तो टोटल इनके पास ये है, उनमें से 4.65% उन्हें रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास जो कि आरबीआई है, तो रखना पड़ेगा इसको 4.65। फिर आता है हम लोग का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता। यहाँ पर सेंट्रल बैंक बोलती है आपका जितना टोटल डिपॉजिट है उसका 1% आप अपने पास रख दीजिए एज लिक्विड कैश, लिक्विड एसेट। प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट बैंक हैज टू मेंटेन विद देम एज लिक्विड एसेट। अभी ये लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट मतलब जो आसानी से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका कैश, जो इजीली हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन मनी, ये सब हो गया आपका लिक्विड, मतलब जो आसानी से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट हैज टू मेंटेन विद देम एज लिक्विड एसेट। अब मान लीजिए एसबीआई, फिर से एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई के पास जो टोटल डिपॉजिट है वो है 10% मनी। अब उस 10% का आपको 21.5% रखना पड़ेगा एज अ लिक्विड। मतलब मान लीजिए उसके पास 10 रुपए डिपॉजिट है, या 10 रुपए में आपका गोल्ड है, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी है, सब कुछ मिला के 10 रुपए है। इस 10 रुपए में से 21.5% उसको रखना पड़ेगा एज लिक्विड मनी, जो कि इजीली आपका ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है। फिर आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट ये रेट होता है जिससे आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देती है एज अ लोन। जैसा हम लोग ने पहले ही बताया था और हम लोग ने पढ़ा भी था कि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। तो जब बैंकों को लोन चाहिए होता है तो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई उनको लोन देती है। वो लोन जो देती है उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो है आपका रेपो रेट। रेट एट विच लोन्स आर गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई जिस रेट से आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। और ये आफ्टर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आप लोग कभी लोन लेने जाएंगे या फिर किसी ने लोन लिया है तो उनसे आप जान सकते हैं कि जब लोन लेने जाते हैं तब एक सिक्योरिटी रखना पड़ता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 रुपए का लोन लेने गए तो आपको बताया गया कि आपको ये घड़ी उनके पास रखना होगा। जैसे ही आप अपना लोन का पैसा दे देंगे ये घड़ी वो आपको वापस दे देंगे। तो सिक्योरिटी क्या हो गया, वहां पर घड़ी हो गया। तो सिक्योरिटी रखना पड़ता है और उसी टाइम पे रेपो रेट लगाया जाता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे दिया। अब रिवर्स रेपो रेट ठीक उसका उल्टा हो गया। मान लीजिए आपके आरबीआई के पास पैसा नहीं है, तब आरबीआई क्या करती है, लोन लेती है कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट लगाती है उसे कहा जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स गिव लोन टू आरबीआई। रेपो रेट क्या था, आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक्स को, और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक जिस रेट इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई को लोन दे दिए उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा आप। रेपो रेट जो होता है वो हमेशा आपका रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। फिर हम लोग देखेंगे बैंक रेट। जैसा हम लोग ने रेपो रेट में समझा था वही सेम चीज है बैंक रेट में, पर इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है। रेपो रेट क्या था, जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है वही है रेपो रेट। और बैंक रेट क्या होता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देती। मतलब दूसरे जो बैंक होते हैं कोई भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देते। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इशूड बाय आरबीआई विदाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो बैंक रेट और रेपो रेट में एक ही डिफरेंस है
रेपो रेट में आपका सिक्योरिटी दिया जाता है और बैंक रेट में किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं दिया जाता। अब पढ़ेंगे ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाए तो गवर्नमेंट 2 डॉक्यूमेंट्स इश्यू करती है जिनसे उनको पैसा मिलता है या फिर ट्रांजैक्शन करती है। एक होता है आपका ट्रेजरी बिल, और दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। क्योंकि आपका ट्रेजरी बिल और दूसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट देती है आपको, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा रहता है कि इस आदमी ने हम लोग को इतना पैसा दिया और इतने दिन बाद उसको पैसा वापस मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 10 रुपए गवर्नमेंट को दिए तो गवर्नमेंट आपको एक ट्रेजरी बिल देती है, इस आदमी ने मुझे 10 रुपए दिए थे और इतने दिन बाद उसको ये 10 रुपए जो है वापस मिल जाएंगे। ये होता है ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? ट्रेजरी बिल में ये होता है कि ये जो पैसे है 1 साल के अंदर उसको वापस मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है 1 साल से ज्यादा लग जाता है, मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल से अगर ज्यादा टाइम लगेगा गवर्नमेंट को तो वो हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, और 1 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट आपका पैसा दे देगी आपको तो वो हो गया आपका ट्रेजरी बिल। तो ये सब बेहतर तरीके से समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 3 देख सकते हैं जो कि है बैंकिंग सिस्टम। मैं ऊपर आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो का लिंक दे दूंगा, कहीं से भी जाके आप देख सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक बार देख लेते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो ट्रेजरी बिल है और ये गवर्नमेंट बॉन्ड है इसे कहा जाता है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर आता है हम लोग का मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? बैंकों को अगर अचानक से आरबीआई से पैसा लेना हो तो तब लगाया जाता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मान लीजिए कोई बैंक है और उसको ओवरनाइट मतलब एक रात में अचानक से आरबीआई से पैसा लेना पड़ेगा, आरबीआई से बहुत सारा पैसा लोन में लेना पड़ेगा, तब लगता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ होता है, क्योंकि आरबीआई जो है ये परसेंटेज काफी चेंज करते रहती है और ये अपने हिसाब से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिसाइड करती है। तो यहाँ पर वही पॉइंट देख लेंगे, बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी। मतलब रातों रात उनको अगर पैसा चाहिए होगा बैंकों को तो आरबीआई उनको लोन देती है और उसमें कितना इंटरेस्ट रेट होगा वो अपने से डिसाइड करती है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो लेती है उसे कहा जाता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? इसमें आरबीआई को एक फिक्स्ड अमाउंट रखना पड़ता है अपने पास हमेशा के लिए, और ये स्टार्ट किया गया था 1956 में। ये देख लेंगे मिनिमम अमाउंट दैट द आरबीआई हैज टू ऑलवेज गिव। आरबीआई हैज टू ऑलवेज, तो आरबीआई को हमेशा अपने पास एक मिनिमम अमाउंट रखना होगा, वैसे ही कहा जाता है मिनिमम रिजर्व रेशियो। ये मिनिमम अमाउंट कितना है? ये अमाउंट है आपका 200 करोड़, और ये 200 करोड़ जो है इसे 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका 115 करोड़ का गोल्ड और आपका 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो टोटल रिजर्व होता है 200 करोड़, इसे 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है 115 करोड़ का जिसका गोल्ड रखा जाता है, और दूसरा हिस्सा होता है 85 करोड़ का जिसका आपका फॉरेन एक्सचेंज रखा जाता है। तो आज का चैप्टर बस यही तक था। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।